नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू यूट्यूब वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग टाइटल और थंबनेल में समझ गए होंगे कि हम लोग आज बात करने वाले हैं पटेला के बारे में। पटेला सर्जरी के बाद नी बैंड कैसे करना है, पटेला सर्जरी के बाद अपने आप को संभालना कैसे है, पटेला सर्जरी के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने वाला हूँ। एग्जैक्ट 1 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरा पटेला जो नी कैप जिसको बोलते हैं वो फ्रैक्चर हो गया था। फिर उसका ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद एग्जैक्ट अभी 1 महीना हो गया है। तो उसके बाद मेरी रिकवरी कैसी है और रिकवरी के लिए मैंने क्या क्या किया और अब तक कहाँ तक पहुँच चुका हूँ, क्या मैं पहले जैसा चल पा रहा हूँ या फिर पहले जैसा, या फिर हीलिंग उतनी सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि जब मेरा सर्जरी हो रहा था उसके 1 दिन पहले और सर्जरी होने के बाद बहुत चीज़ें मेरे को डॉक्टर्स के क्वेश्चंस थे, तो मैं ज़्यादा अपने सर्जन से उतना पूछ नहीं पा रहा था, या फिर वो सिली क्वेश्चंस रहते हैं ना, जो मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने सवाल पूछ लोगे सर्जन से अपने, और डॉक्टर लोग भी कितने बोलेंगे, वो लोग आएंगे सलाइन चढ़ाएंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उतना आप अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो और मैंने फिर यूट्यूब किया, फिर यूट्यूब में ACL या मेनिस्कस सर्जरी ये सब चीज़ के बारे में ज़्यादा था, बट पटेला सर्जरी या फिर पटेला के बाद पटेला अगर फ्रैक्चर होता है तो उस टॉपिक रिलेटेड बहुत कम वीडियो थे, मतलब कुछ 1 या 2 वीडियो होंगे, वो भी सब शॉर्ट्स वगैरह ही थे। तो मैंने बोला यार कि ACL सर्च मारते तो हम लोग 10 वीडियो आ जाते हैं, मतलब 10 बोल रहा हूँ, कम से कम 100 वीडियो आ जाते, बट पटेला के ऊपर नहीं था, तो शायद बहुत कम लोगों के साथ हुआ होगा ये एक्सीडेंट। तो मैंने सोचा कि क्या उस जगह पे अगर कोई और सर्च, मतलब उस जगह पे जैसे मुझको ज़रूरत थी कि मतलब कम से कम कुछ भी सर्च मारो, तो एक बोलते हैं ना कि अगर मैं पैनिक कर रहा हूँ तो मैं कुछ सर्च मार रहा हूँ तो मुझे कुछ मिले देखने के लिए, कुछ यूज़फुल, या फिर जैसे मुझको पेन हो रहा है तो ये नॉर्मल है कि नहीं है, ये सब छोटे मोटे सिली क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि 1 महीना होगा या फिर मेरा रिकवरी होगा तो इस चीज़ पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो वही, तो आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं उसी चीज़ के ऊपर। तो जैसे 5 तारीख को मेरा पिछले महीने ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन होने के पहले कम से कम 3 दिन मुझको अच्छे से मतलब हॉस्पिटल में रखा गया एडमिट करके। वो लोग टेस्ट कर रहे थे कि फ्रैक्चर हुआ है, फिर जो बीच में टेंडेंस रहते हैं वो कितना हार्म हुआ है, कितने कटे वगैरह वगैरह। तो 3 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ एग्जैक्टली 5 तारीख को, और 7 तारीख को मैं डिस्चार्ज हो गया। 2 दिन बाद वो लोग क्रचर्स में चलाते हैं आप लोगों को। तो ये होने के बाद एग्जैक्टली 7 तारीख को मेरा ये हुआ, और 12 तारीख तक ड्रेसिंग लगे हुए थे, और मुझको बोला गया था कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है और नीज में ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, और उसके बाद 1 हफ्ता या 2 हफ्ते बाद फिजियोथेरेपी स्टार्ट करना है। तो एग्जैक्टली 12 तारीख या 13 तारीख को मैंने फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया, और एग्जैक्टली आज 12 तारीख है, तो 1 महीना, पूरे 1 महीने के गैप में रिकवरी करने के लिए मैंने क्या किया, फिजियोथेरेपी में कौन कौन से एक्सरसाइज कराए जाते हैं, आपको खुद से क्या ध्यान रखना है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग आज वीडियोस बनाने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें लगे हुए क्रचेस। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक या फिर 1 वीक या 10 दिन आपको ये निकालना नहीं है। आपको जो बेसिक एक्सरसाइज रहते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे ये आपकी पूरा इतना लेग है, ये 2 हड्डियाँ रहती है फीमर, और उसके बीच में, उन दोनों को बीच में और ऊपर की तरफ एक कैप जैसा रहता है, नी कैप जो बोलते हैं पटेला, वही मेरा बीच से टूट गया था। तो उसके ऊपर एंकर लगाया गया उसको जोड़ने के लिए, और फिर बाद में उसका ऑपरेशन हुआ। मेनिस्कस ACL ये सब की वजह से जो सर्जरी होता है, और जो मेरा पटेला हुआ था वो सर्जरी में क्या डिफरेंस है मैं आप लोगों को वो बताता हूँ, क्योंकि आप कहीं पे भी रिसर्च करोगे तो आपको ज़्यादा करके ACL और मेनिस्कस के बारे में ज़्यादा रहेगा। पटेला रिलेटेड बहुत कम वीडियोज़ है, ना के बराबर ही वीडियोज़ है यूट्यूब में। तो इन दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस जो पटेला फ्रैक्चर का जो सर्जरी रहता है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, थोड़ा डेलिकेट रहता है। तो जो हीलिंग प्रोसेस है वो 2 गुना से 3 गुना बढ़ जाता है। तो आपका जैसे ACL सर्जरी हुआ, तो उसके बाद जैसे अगर आप 2 महीने या 3 महीने में पूरा रिकवरी कर लेते हो, अपना जितना पहले, इसके पहले आपके अंदर जो स्ट्रेंथ था वो जैसे रिकवर कर लेते हो, तो इसी जगह पे पटेला फ्रैक्चर के बाद 3 महीने से 6 महीने लग सकते हैं, कभी कभी साल चला जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन किस लेवल पे हुआ है, कितना डैमेज कर चुका था वो आपको। क्योंकि एक जो पटेला रहता है वो फ्रैक्चर होने में भी 2 टाइप के होते हैं। एक जैसे मेरा फ्रैक्चर हुआ था वो 2 टुकड़ों में
बटा था। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें टुकड़े 2-4 हो जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगता है, तो उतना आजू बाजू बॉडी को उतना ट्रॉमा मिलता है। तो वो ट्रॉमा से रिकवर करने के लिए एडिना करके एक वर्ड है जिससे स्वेलिंग हो जाता है अंदर, तो वो स्वेलिंग आपकी ये 2 हड्डियाँ, एक फीमर, ये ऊपर का थाइस पार्ट और नीचे का टिबिया, ये 2 हड्डी है। ये जो बेंड होता है तो उसके आगे एक नी कैप रहता है जो उसको बेंड करने में भी ईज देता है और अपने लेग्स को प्रोटेक्ट करता है, उस जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है। तो वो उस अगर उसके ऊपर सर्जरी हो रहा है उस चीज़ के ऊपर, तो उसके आजू बाजू चीज़ बहुत ज़्यादा ये ट्रॉमा में बैठ गई होती है और स्वेलिंग वगैरह बहुत होता है। तो उस चक्कर में हमारे नीज बेंड होना, जैसे ये देखो ये वाला लेग मेरा जैसे नीज बेंड हो रहा है इजीली, उतना आसानी से ये बेंड नहीं होगा आपका। अगर मैं आपको दायरा बता दूं तो 2 हफ्ते में स्टार्टिंग में आपका सिर्फ 30 डिग्री बेंड होना है, फिर उसके और 2 हफ्ते बाद आपका 60 डिग्री बेंड होना है, और फिर बाद में 6 से 8 हफ्ता लग जाएगा आपको 90 डिग्री के ऊपर बेंड होने में। और जो प्रोसेस बहुत स्लो होता है, पेनफुल होता है, लेकिन अगर तरीके से किया जाए तो यू कैन डू इट बेटर। ठीक है, तो जैसे कि मेरा स्टार्टिंग के 10 दिन तो मुझको क्रचेस, ये ब्रेसेस में ही रहना होता। धीरे धीरे आपको क्रचेस से चलने के लिए बोला जाता है, जिसमें आपको पैर में स्लोली ग्रेजुअली, एक ही बार में आपको वेट नहीं देना उतना, जैसे धीरे धीरे आदत हो। जैसे 2 दिन में आप हल्का सा प्रेशर दे रहे हो, 4 फिर बाकी के 2 दिन में आप थोड़ा प्रेशर थोड़ा और बढ़ा रहे हो, मतलब ये पैर में थोड़ा जान और डाल रहे हो। ऐसा कर करके आप नॉर्मल चलने लगोगे और 1-1.5 हफ्ते में आपको क्रचेस का जरूरत नहीं होगा, आप स्लो स्लो लंगड़ाते हुए चल पाओगे। देन उसके बाद जैसे कुछ एक्सरसाइज है, फिर ये क्रचेस निकल जाते हैं। और स्टार्टिंग में जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता दोनों पैर में वेट डाल के चलने का, तब तक आपको क्रचेस नहीं निकालना है, क्योंकि ये क्रचेस आपको इस चीज़ से, ये जो ब्रेसेस है स्टार्टिंग के 2 हफ्ते में आपको नहीं निकालना है ये ब्रेसेस, क्योंकि ये ब्रेसेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अचानक से जर्क होता है, नी बेंड अचानक से, तो उसमें ये आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। आप जैसे ये इसमें देखो ये हार्ड सरफेस है पीछे से, तो ये आपको पूरा टाइट रखता है ताकि गलती से भी कोई भी बेंड का प्रॉब्लम ना हो या फिर अचानक से जर्क ना बैठे आपके पैरों में और नी में प्रॉब्लम ना हो। तो कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन आपको ये जरूरी रखना है जब तक आप क्रचेज में हो। ठीक है, फिर एक बार 10 दिन में क्रचेज और ये निकल गए तो इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर आपको स्लो स्लो चलना है, बट ऐसे सरफेस में चलना है जहाँ पे रिस्क कम हो। जैसे कोई 2 लोगों के ग्रुप में बैठ रहे हो आप, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो कि अचानक इस पे लोड ना आए आपके, या फिर अचानक से आपको कोई जर्क ना बैठे या फिर कोई पुश ना कर दे, तो आपको उतना ध्यान रखना ही है। तो मैं आपको अभी बात करते हैं एक्सरसाइजेस के। जैसे नी है, हमारा डैमेज पार्ट है नी, तो नी का स्ट्रेंथ हम लोग नहीं बढ़ा सकते, वो कैल्शियम वगैरह ही एक चीज़ है, बट उसको हम लोग एक्स्ट्रा उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बट उसका स्ट्रेंथ बोलते हैं ना कि फ्यूचर में जैसे हड्डियों को ब्रेस जो इम्पैक्ट रहता है, इम्पैक्ट के लिए स्ट्रेंथ बनाया जा सकता है, लेकिन उसका पर्सनली आप स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा पाओगे। तो उसके लिए आपको उसके आजू बाजू के जो मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि वहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो कम पहुँचे। ठीक है, तो उसके आजू बाजू के जो मसल्स है वो क्वाड्स है, हैमस्ट्रिंग है, काफ है, ये 3 चीज़ है। स्टार्टिंग में तो आपका लेग जो पहले जो स्ट्रेंथ था वो बहुत खो चुका रहता है, क्योंकि 10-15 दिन आप उतना फंक्शन नहीं करते हो पैर के साथ, और वहाँ पे हल्का सा भी आपको प्रेशर आएगा तो पेन होगा। तो पेन बेयर करना ये बेसिक चीज़ है, आपको कोई भी चीज़ फोर्सफुली नहीं करना है। आपको मैं एक्सरसाइज बताता हूँ तो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते में क्या करना है। तो स्टार्टिंग के 2 हफ्तों में आपको जो बेसिक एक्सरसाइजेज है, जैसे आपका लेग स्ट्रेट है, ठीक है, आप ये लेट के भी कर सकते हो और बैठ के भी कर सकते हो। तो आपको आपके जो टोज है वो अपनी तरफ लाना है, होल्ड करना है, स्लोली आगे वापस छोड़ना है और उसको रिलैक्स पोजीशन में रखना है, वापस से पीछे खींचना है, होल्ड करना है, फिर वापस से छोड़ना है। ये कम से कम 15-20 बार आपको करना है। फिर उसके बाद आपको कॉर्ड्स को स्क्वीज करना है। जैसे जो लोग जिम जाते हैं जिनका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा है, उनको कॉर्ड्स को स्क्वीज, कॉर्ड्स मतलब ये अपना जो थाइज मसल रहता है वो आराम से स्क्वीज कर लेंगे। लेकिन जिसको ये चीज़ नहीं समझता है कि स्क्वीज कैसे करना है ये मसल को, तो एक तरीका है, आप अपने जो नीज है, जैसे ये मैंने लेग स्ट्रेट रखा है, ये है नी, ठीक है, ये नी का पार्ट है। तो नी के जो नीचे आपको इमेजिन करना है कि आप नी को नीचे पुश कर रहे हो बिना सपोर्ट के, आप खुद से ही नी को नीचे पुश कर रहे हो। या तो एक काम करना, बॉटल रहता है, बॉटल या तो स्पंज टाइप का बॉल रहेगा या फिर हार्ड टेनिस बॉल भी रहेगा, आपको उसके नीचे रखना है पैर के एग्जैक्टली नीज के नीचे, और फिर ट्राई करना है उसको नीचे पुश करने के लिए, नीचे प्रेस करना है। और प्रेस करते समय याद
ध्यान रखना है कि टोज आपके आगे की तरफ ना हो, अपनी तरफ रहे, और आपको नीचे प्रेस करना है। तो खुद ही खुद आपको फील होगा कि आपके कॉर्ड्स टाइट हो रहे हैं। तो वो तरीका होता है कॉर्ड्स को स्क्वीज करने का या कॉन्ट्रैक्ट करने का वो मसल को। ये भी आपको 10 से 15 बार करना है। ये 2 वेरिएशन हो गए। पहला वेरिएशन आपको जो टोज आप पीछे ले रहे हो, ये 10 to 15 टाइम। फिर ये 10 to 15 टाइम्स आपको नीचे स्क्वीज करना, इसके नीचे कुछ को बॉटल रखना है या तो बॉल रखना है, फिर उसको नीचे स्क्वीज करना है, फिर रिलैक्स छोड़ना है, फिर नीचे प्रेस करना है और वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर बाद में रिलैक्स छोड़ देना है। ऐसे आपको 10 से 15 बार करना है। ये होने के बाद आपको वही बॉल या फिर बॉटल है ना, अपने जो फुट रहते हैं, ये एडी एडी जो इसको बोलते हैं हम लोग, एडी के नीचे रखना है और फिर बाद में एडी को नीचे प्रेस करना है। फिर इससे होगा क्या, आपके काफ और हल्का सा हैमस्ट्रिंग में भी कॉन्ट्रैक्शन आएगा, क्योंकि हम लोग कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, नी बेंड नहीं हो सकता और वहाँ और मसल्स में उतनी जान नहीं है। तो आपको कोई, आप जिम में कोई एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर सकते या कोई बैंड लेके कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे स्ट्रेट रखते हुए कौन से एक्सरसाइज करना है जिससे मसल धीरे 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 अपना स्ट्रेंथ वापस से लेगा। तो ये दो वेरिएशन हो गए। तीसरा जो बॉल रख के एडियो के नीचे बॉल रख के नीचे प्रेस करना है वो हो गया। अब चौथा, ये एडिडक्शन करना है और एबिडक्शन करना है। एडिडक्शन मतलब पैर एक दूसरे को क्लोज लाना और एबिडक्शन मतलब पैर एक दूसरे से दूर लाना। ये देखो, ये अगर शायद दिख रहा हो कैमरा में, ये अगर दोनों पैर में फोकस नहीं हो पा रहा है, एक ही पैर में फोकस करके करना है, तो एक ही पैर को जो जैसे मेरा लेफ्ट नी सर्जरी हुआ है ना, तो लेफ्ट नी को लेफ्ट में स्लाइड करना है और वापस अपने तरफ लाना है। सॉक्स पहनने का रीज़न ये है कि फ्लैट सरफेस में सॉक्स थोड़ा रिदम अच्छा कर देता है या फिर रेजिस्टेंस थोड़ा कम कर देता है। तो ये 3 एक्सरसाइज हो गए। इससे क्या होगा, इससे आपके जो हिप्स या फिर जो कॉर्ड्स के साइड के मसल्स हैं उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, नीज का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग उसके आजू बाजू के पार्ट्स का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, ताकि नीज में अगर फ्यूचर में इम्पैक्ट आए या फिर नीज को हम लोग को लिफ्ट करना हो तो वो इजीली लिफ्ट हो, क्योंकि बाजू के मसल्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया। फिर ये एक्सरसाइज करते समय फिर ये सब चीज़ आपको 2 हफ्ते तक करना है, और 2 हफ्ते करते करते आपको ऐसा लग रहा है, जैसे 10 दिन में आपको ये ट्राई करना है कि आपका लेग स्ट्रेट है, तो थोड़ा सा 90 डिग्री से अपनी तरफ करना है, कॉर्ड्स को स्क्वीज करना है। और कॉर्ड्स को स्क्वीज करने के लिए क्या करना है, नीज को नीचे प्रेस करना है, सेम जो पहला एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे। फिर उसके बाद ट्राई करना है आपको नीज को अपने लेग्स को ऊपर लिफ्ट करने के लिए, ये ऊपर लिफ्ट करना है, नीचे स्लो लेके आना है, रिलैक्स छोड़ना है, वापस से लिफ्ट करना है, नीचे स्लो लेके आना है। अब गाइस देखो, ये एक्सरसाइज बहुत इजी लग रहा है, ठीक है, लेकिन जब सर्जरी हो जाता है उसके बाद ये चीज़ करने के लिए ना जान निकल जाती है। तो ये आपको एक ही बार में हो गया है, ऑपरेशन हो गया है, सर्जरी हो गया, तो ये तो मैं दूसरे दिन में कर लूँगा, तीसरे दिन में कर लूँगा, कर लोगे, लेकिन वो तीसरे दिन में कर लेने के लिए भी वो स्टार्टिंग के 2 दिन है, उसमें आपको ये सब एक्टिविटी करना है, धीरे धीरे ग्रेजुअली जाना है। अचानक से चौथे दिन उठे नींद से और ये लिफ्ट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आजू बाजू के मसल्स में स्ट्रेन आए, आपके टेंडेंस को प्रॉब्लम हो, या फिर जो ऑपरेशन है और या फिर आपका जो फिजियोथेरेपी का प्रोसेस है उसमें कोई भी अड़चन आए, ठीक है। ये हो गया। और यही चीज़ आप लेट के भी कर सकते हो, जो भी चीज़ मैं ये बैठ के कर रहा हूँ वो चीज़ आपको लेट के भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये ऊपर लिफ्ट किया, नीचे स्लो। इससे कॉर्ड्स का स्ट्रेंथ है, जो पहला वेरिएशन जो हम लोग कर रहे थे स्क्वीज, उससे ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि इसमें अब वेट बेयर हो रहा है, आप लिफ्ट करके नीचे स्लो ले रहे हो। दूसरा चीज़, जो ACL के लिए फिजियोथेरेपी होता है, जो मेनिस्कस के लिए फिजियोथेरेपी होता है, जिसमें नी बेंड करना रहता है, तो मेन टास्क इसमें फिजियोथेरेपी में यही रहता है कि आप धीरे धीरे आजू बाजू के स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, जिससे आपका नीज में इम्पैक्ट फ्यूचर में कम आए। और दूसरा चीज़, आपको नी भी बेंड करना है, क्योंकि आपका नी बेंड ईजिली नहीं होने वाला है। स्टार्टिंग के 2 हफ्तों में आपका नी मेहनत कर करके इतना बेंड होगा, लिटरली इतना 30 डिग्री से भी कम है। फिर 2 हफ्तों में उसके बाद 60 डिग्री होगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ तक पहुँचेगा 75 to 90। मेरा यहाँ तक मैक्स है, इसके ऊपर मेरा नहीं पहुँच रहा है, 1 महीना हो गया है। और जबकि इसके पहले मेरा बैकग्राउंड रहा है कि मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता था, मुझे हैमस्ट्रिंग को स्क्वीज करना आता है, मेरे काफ में स्ट्रेंथ है, मेरे कॉर्ड्स में स्ट्रेंथ है, मैं एक फिजिकली एक्टिव लड़का हूँ जो रोज कुछ ना कुछ वे में एक्सरसाइज करता था।
तो मुझको यहाँ तक प्रॉब्लम हुआ है, और ये प्रॉब्लम होने के मतलब मुझको इतना टाइम लगा है। तो सबका अपना अपना एक टाइम है, जरूरी नहीं है 3 महीना बोल रहा हूँ तो 3 महीने में ही आप पूरा रिकवर कर लोगे या 6 महीने में रिकवर कर लोगे। 1 साल तक का टाइम है, 1 साल के टाइम में कभी भी जा सकते हो। आपके फिजियोथेरेपी पे डिपेंड करता है, आपके नी के ट्रॉमा पे डिपेंड करता है। नी का ट्रॉमा मतलब समझ लो जैसे किसी का, मैंने पहले बोला है वीडियो में, जैसे 2 पार्ट में ब्रेक हुआ था मेरा, किसी किसी का 4-5 पार्ट में ब्रेक होता है, तो उसके ऑपरेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो अगर डिफिकल्ट है तो उसको जो आजू बाजू में टेंडेंस वगैरह, उसको उतना देर, नी का जो भी सर्जरी होता है उसमें वर्टिकल कट किया जाता है इस तरीके से। ऐसे मेरा ऑपरेशन हुआ है जिसमें हॉरिजॉन्टल कट किया गया है, कट, वो भी इसके लिए क्योंकि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो इतना इस तरीके से कटा हुआ था इतना पहले से ही, तो वो लोगों को ऐसा काटने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे कटे हुए के चक्कर में उनको वैसे ही खोल के प्रोसेस करके ऑपरेशन करना पड़ा, और फिर वापस वैसे ही स्टिचेस लगाने पड़े। तो मेरा जो नी बेंडिंग है इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि मेरा जो पार्टीशन हुआ है या फिर जो तरीके से मेरे स्टिचेस है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो बट स्टिचेस तो आपके ऑपरेशन के बाद 1-1.5 हफ्ते में ही निकाल दिया जाता है, सब कुछ अच्छे से, आप नहा वहा सकते हो 1 हफ्ते के बाद, वहाँ पे पानी वगैरह रखे वो पूरा अच्छे से चिपक गया रहता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि सबका अपना अपना प्रोसेस रहता है, तो कुछ घाई नहीं करना है। आपको अगर पता है आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, भले ही स्लो कर रहे हो बट रेगुलर कर रहे हो, तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम लेके करो। कोई गारंटी नहीं है कि ये 1 महीने में ठीक होगा, 2 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, 4 महीने में होगा, क्या मालूम नी बैंड होने भी लग गया बट उसमें उतना स्ट्रेंथ ना हो, तो आप नी बैंड करने के चक्कर में आप सोचो अब तो मेरा पूरा नी बैंड हो गया है, तो मैं अभी कुछ भी एक्टिविटी करने जाऊंगा तो थोड़ा जोश में एक्स्ट्रा कर दूंगा। नहीं, आपको वो प्रोसेस को टाइम लगेगा ही लगेगा, आपका पर्सनल प्रोसेस होगा लेकिन उसमें टाइम जाएगा आपके हिसाब से। तो पहले जो 30 डिग्री बेंड करना है, तो ये सब एक्सरसाइज करके 30, 60, 90 डिग्री तक हो जाएगा। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट पार्ट की, और हाँ ये प्रोसेस के टाइम पेन बहुत होगा, 1 to 10 के स्केल में 11 होगा, लेकिन ये आप मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, जब से ऑपरेशन हुआ है तब से आपको ये पेन झेलनी है, तब तक आदत हो जाता है आपका। अब ये है कि मेरा जब नी यहाँ तक आ रहा था तो मैं फुट नीचे नहीं रख पा रहा था ऐसा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर आता था। अब ये मेरा प्रोग्रेस है, 1 हफ्ते का प्रोग्रेस है ये, तो आप लोग बोलोगे बस इतना छोटा, समझ रहे हो, इतना छोटा छोटा प्रोग्रेस भी 1-1 हफ्ता लेता है। अब फिजियोथेरेपी में मेरा थोड़ा एग्रेसिव चल रहा है, तो उसमें नी को और बेंड करने की कोशिश कर रहा है। अब ये स्लाइड देखना आप, अगर दिख रहा होगा कैमरा में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बस इतना करने में मेरी जान निकल रही है। फिर उसको होल्ड करना है, नीचे स्लो छोड़ना है, वापस से इसको पुल करना है, स्लो छोड़ना है। इस तरीके के एक्सरसाइज और 2-3 एक्सरसाइज आपको फिजियोथेरेपिस्ट और अच्छे से बता देंगे, बट बेसिक जो एक्सरसाइजेज है यही सब है जो आपको रेगुलर बेसिस में करना है, कम से कम दिन में 2 से 3 बार। हाँ, और आपको दिन में कम से कम 2 बार आइसिंग और 2 बार उसको गर्म कपड़े से या फिर हीट कंप्रेशन देना ही देना है। ये आपको रेगुलरली करना है जब तक आप अच्छे से चल ना पाओ। अभी मैं आपको चल के बताता हूँ। अब मैं चलने लायक हो गया हूँ, क्योंकि जितना मेरा नी बेंड हो रहा है उतने में उतने बेंडिंग में वॉकिंग हो पाता है, ठीक है। और आपको ट्राई करना है थोड़ा कॉन्फिडेंटली चलने का, क्योंकि अगर आप लंगड़ाते लंगड़ाते चलने की कोशिश करोगे तो वो हैबिट बन जाएगा। फिर पूरा रिकवर होने के बाद भी आपका जो चाल रहेगा उसमें थोड़ा आपको डिफरेंस फील होगा, तो आपको वो नहीं करना है, आपको रेगुलर रखना है। हाँ, और इसमें 2 चीज़ है जो जिसमें ध्यान देना है, आपको जंपिंग नहीं करनी है, आपको जर्क नहीं देना है। ये 2 चीज़ संभालो, और जो चीज़ मैंने एक्सरसाइज करने बोला वो करो, और कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो पेन है, पेन आपको होगा, जो नॉर्मल चीज़ है। आप कोई भी चीज़ फोर्सफुली नहीं करना, आपको एक्सरसाइज भी फोर्सफुली नहीं करना। आप थक गए हो तो छोड़ दो, दिन में और 2 बार कर सकते हो पूरे दिन में, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, 15-15 रेप्स करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप थक गए, आप थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, छोड़ दो, 2-3 घंटे बाद वापस से परफॉर्म करो, ठीक है। अचानक से उठ के पहला एक्सरसाइज ही ये सब नहीं करना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना है कि ऑपरेशन के बाद जो फिजियोथेरेपी में वापस टाइम लगे, और वो फिजियोथेरेपी में भी फिजियोथेरेपी उस चीज़ की वजह से लगे जो फिजियोथेरेपी में आप कर रहे हो। बस मतलब मैं समझा पा रहा रहूँगा अच्छे से, तो ठीक है। तो बस इतना सब बताना था आपको। और 2 साथी है आपके, ये ब्रेसेस स्टार्टिंग में 10 दिन के लिए रहेंगे, सर्जरी के बाद 10 दिन तक। और दूसरी चीज़ आपके क्रचर्स, जिससे आप वॉक कर रहे हो, वो चीज़ कम से कम 5 से 10 दिन आपके साथ रहने वाले हैं, तो उनका सपोर्ट लेना है आपको। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा
बिना उसके चलना चालू करना है। फिर जैसे जैसे नी बेंडिंग चालू हो गए वैसे वैसे थोड़ा सा और सेफली, मतलब फ्रीडम के हिसाब से थोड़ा और फ्रीली आप वॉक कर पाओगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मेरा रिकवरी का प्रोग्रेस देख लो, यहाँ तक है। तो इसके बाद का जो प्रोग्रेस होगा मेरे को लग रहा है 1 महीना जाने वाला है, 90 डिग्री के थोड़े से ऊपर तक के लिए, मतलब यहाँ तक के लिए है। स्लो प्रोसेस है, क्योंकि यही अगर ACL टेयर हुआ रहता या मेनिस्कस टेयर हुआ रहता, उसकी सर्जरी हुई रहती, तो शायद रिकवरी थोड़ा सा फास्ट होता। लेकिन ये थोड़ा उससे पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो उसके वजह से इतना हो रहा है। और मुझसे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उनका होता है जिनके पटेला के पीसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर उनका कट थोड़ा और मुझसे ज़्यादा गहरा होता। तो सबका अपना अपना एक रेंज रहता है, उस रेंज के हिसाब से एक्सरसाइज करो और उस हिसाब से पेन होगा, उस हिसाब से रिकवरी होगी। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, चीज़ है नॉर्मल है। लोगों के फ्रैक्चर्स होते हैं, उनके ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होते हैं, फिजियोथेरेपी भी होती है, और पहले की तरह वो लोग परफॉर्म कर पाते हैं। बट हर चीज़ को टाइम लगता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि एक टाइम के बाद आप वैसे भाग नहीं पाओगे, वैसे कर पाओगे। बट इस बार थोड़ा सतर्क रह के करोगे, और थोड़ा सा आपको पता रहेगा कि अंदर कुछ है जिसको खतरा हो सकता है, हो चुका था। तो बस वो एक डर आ जाता है लाइफ में, बस बाकी कुछ नहीं, आप बाकी हर चीज़ परफॉर्म कर पाओगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बिना टाइम पास के वीडियो ख़त्म करते हैं। चलो बाय।